हेलो 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 प्यारे बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे एंड मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज अपने एनसीईआरटी जोन की पहले चैप्टर की सेकंड वीडियो आ चुकी है, जिसमें हम 3 सवाल लगा चुके हैं। इसमें इस वीडियो में हम 4 सवाल और लगाएंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम नंबर बाय नंबर एक एक सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी लोग लिख दीजिए कमेंट में कि सर पहली वीडियो समझ में आई है। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास अपन लोग। और कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, अगर हम सवाल नंबर 1.4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? 1.4 की। कि सवाल 1.4 हमारा क्या कहता है। तो आइए देखिए, समझते हैं, चीजों को जानते हैं, पहचानते हैं कि सवाल 1.4 क्या कहने वाला है हमसे और किस तरीके से हम चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सवाल हमसे कहता है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश, क्या कहता है बेटा? किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर ए। सवाल नंबर बी क्या कहता है? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम सवाल नंबर ए को हल करते हैं कि सवाल नंबर ए हमसे क्या कहता है। सवाल ए कहता है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकरण क्या है। तो पहले कुछ टर्म है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको अपन लोग समझेंगे, जानेंगे। जैसे मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में कुछ सिखाया था कि अगर बेटा ये आपका कोई क्या है, पदार्थ है। क्या बेटा? पदार्थ है। और इस पदार्थ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है या इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है बच्चा? त्यागा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इस पदार्थ पर जो चार्ज होगा वो कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बी पदार्थ की बात करते हैं और पदार्थ नंबर बेटा बी लेते हैं, कौन सा लेते हैं? पदार्थ बी। तो पदार्थ बी के साथ हम एक रिएक्शन कर सकते हैं, घटना घटित करवा सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उस पदार्थ पर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं धनावेश और इसे हम बच्चा कहते हैं आपका ऋणावेश। अगर देखा जाए, पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए, अगर आपको क्वांटीकरण बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो, कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है तो वो पदार्थ पॉजिटिव हो जाता है, और जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर हम बात करें बेटा क्वांटीकरण की या किसी पदार्थ की, वास्तविक रूप से क्वांटीकरण क्या होता है अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वांटीकरण है या क्वांटीकरण का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो है किसी भी, क्या बताया था बेटा? किसी भी पदार्थ, क्या बेटा? किसी भी पदार्थ का आवेश, किसी भी पदार्थ का आवेश एक इलेक्ट्रॉन आवेश का आवेश के जो क्या होता है बच्चा? पूर्ण गुणज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गुणज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। फॉर्मूला होता है बेटा Q बराबर प्लस माइनस एन ई। पूर्ण गुणज का मतलब समझते हैं कि बच्चा पूर्ण गुणज क्या होता है।
अगर हम पूर्ण गुणज की बात करते हैं तो पूर्ण, अगर कोई भी हमसे कहता है कि बेटा ये बताइएगा पूर्ण गुणज क्या है, तो पूर्ण गुणज के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन लोग कहाँ रहते हैं बच्चा लोग? मैनपुरी में। कहाँ रहते हैं? मैनपुरी। और अगर मैनपुरी की मार्केट में जाके किसी फोन वाले की दुकान पर, किस पर बेटा? फोन वाले की दुकान पर अपन लोग जाते हैं और हम लोग उस फोन वाले भैया से ये कहते हैं कि भैया हमें एक फोन दे दीजिए, तो वो अपन लोगों को एक फोन दे देता है। फिर हम उससे कहते हैं कि भैया 2 फोन दे दीजिएगा, तो वो हमको 2 फोन दे देता है। फिर हम उससे कहते हैं 3 फोन दे दीजिएगा, तो वो 3 फोन दे देता है। फिर हम उससे कहते हैं कि भैया 4 फोन दे दीजिएगा, तो वो हमको 4 फोन दे देता है, अगर देखा जाए। लेकिन जब हम उससे कहेंगे कि एक सही 1/2 फोन दे दीजिए, तो वो फोन नहीं दे पाएगा हमको। जब हम उससे कहेंगे कि 1/2 फोन दे दीजिए, तो नहीं दे पाएगा। उसका रीजन, क्योंकि ये आपके पूर्ण नंबर नहीं है। कैसे नंबर है? अपूर्ण नंबर है। जब भी किसी पदार्थ को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो वो सदैव किस रूप में होगा? पूर्ण गुणज के रूप में होगा। और इसी को वास्तविक रूप से हम क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। यहां पर आप जानते हो वेयर ई है क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन है। और एन क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अगर देखा जाए तो। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो ई होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। मुझे बताइए, पहला जो ए वाला ऑप्शन है या ए वाला क्वेश्चन था, वो सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? अगला सवाल जो हमसे कहता है वो कहता है स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? उस कहने का सेंस ये है कि व्यवहारिक तरीके से देखा जाए, जाना जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हम बड़े लोगों से मिलते हैं, तो बड़े लोगों से मिलते समय हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस चीज को हमें क्या करना है? समझना है, जानना है। इसी प्रकार से जब हम बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय, बहुत सारे आवेश होंगे, तो व्यवहार करते समय क्वांटीकरण की उपेक्षा करनी है कि क्वांटीकरण की क्या उपेक्षा होगी। तो देखिए बेटा, अगर हम बी वाले की बात करते हैं और क्वांटीकरण की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं बेटा? क्वांटीकरण की। तो फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन। यस यानु? अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को समझते हैं। एग्जाम्पल है, हमने मान लिया कि कोई ये पदार्थ है। क्या बेटा? पदार्थ, या इंग्लिश में से कहते हैं मैटर। ठीक है, और इस पदार्थ पर जो आवेश है वो 32 कूलाम है। कितना है बेटा? 32 कूलाम। अब अगर हम क्वांटीकरण से हम लिख सकते हैं, बट वी नाउ दैट क्वांटीकरण से। अच्छा, अगर हम बात करें Q की, तो Q कितना है? 32। N की वैल्यू मान के चलते हैं, अपन को निकालनी है। N अपन को निकालना है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अगर देखा जाए तो, अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। तो बेटा Q बराबर NE, वैल्यू चाहिए हमें किसकी? N की। तो N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। रखते हैं वैल्यू। N बराबर Q की वैल्यू बेटा कितना है? 32।
इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। पॉइंट हटाया 0 आया, 16 दूनी 32, 20 आ गया। फ्लाइट पोल के ये कहां जाएगा ऊपर, तो n बराबर 20 इंटू 10 टू द पावर 19, तो n बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर 20। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 32 कूलम आवेश पर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कहने का सेंस, समझने का सेंस है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब बहुत कोई बड़ा आवेश होता है तो उसका मान भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो सेम यही एग्जांपल के तौर पर आप चीजों को समझा सकते हैं एंड उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गॉट इट, नोट कर लीजिए फटाफट। 9:30 बज गए हैं, 9:30 बजे आपकी क्लास ही हो रही है। अभी तो घर पे नहीं पहुंचा हूं, तभी चिप्स को खाना पड़ रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए, क्वेश्चन कहता है हमारा, जब कांच की छड़ को रेशम को के होगा के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाते हैं। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों से भी परीक्षण किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं अपन लोग आवेश संरक्षण के नियम की। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि बच्चा आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि बेटा ये बताओ आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में। ठीक है, शाबाश। यही होगा कि आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक स्थान से या एक रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उसके बारे में अपन लोग डिटेल से जानेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स को मैं बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से फिजिक्स हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि सर जैसी टी शर्ट आप पहने हैं वैसी ही टी शर्ट हमें भी चाहिए। ओके, दे दी जाएगी। बट ये टीचर्स लोग टी शर्ट को पहनते हैं, जो हमारे सेंटर पे टीचर हैं वो इसको करते हैं। स्टूडेंट के लिए अलग टी शर्ट है, CCC करनी है सर, हो जाएगी बेटा। चलो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक गोला ए ले लिया और एक गोला बच्चा बी ले लिया। ध्यान से समझना बहुत। एक गोला क्या ले लिया, ए ले लिया, और एक गोला क्या ले लिया, बी ले लिया। अच्छा, अगर समझ में क्वेश्चन नहीं आया तो एक और बार रीड कर लेते हैं। जब कांच की छड़ को, कोई कांच की छड़ है कि जब किसी कांच की, ये छड़ ले लेते हैं कांच की छड़ को रेशम को के टुकड़ों से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये रेशम के छोटे छोटे क्या हैं, टुकड़े हैं। तो वो कहता है जब रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों से रगड़ते हैं तो इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों से भी परीक्षण कीजिए। तो हमने ये वस्तुएं मान ली हैं, एक ए और एक बी। हमने माना कि
इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12 और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8। क्या बेटा? इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 8। इस पर प्रोटॉनों की संख्या बेटा है आपकी 12 और यहां पे भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 12। अब होता क्या है कि जब हम इन दोनों आवेशित गोलों को रगड़ते हैं, क्या करते हैं बेटा? रगड़ते हैं। तो आप जानते हैं जब हम एक गोला ये ले लिया, एक गोला ये, और इस प्रकार से इनको रगड़ेंगे तो घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? आदान और प्रदान होता है। तो इस वाले गोले ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, अगर देखा जाए किसको दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो जब बच्चा इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो हुआ क्या, वो जरा देखते हैं ध्यान से। गोलों को, या लिख सकते हैं गोलों को रगड़ने से पहले एक सिचुएशन ये है, दूसरी गोलों को रगड़ने के बाद। एक पहले की सिचुएशन और एक बाद की सिचुएशन है। देखते हैं क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं पहले की, तो मुझे बताइए, अगर हम इस गोले ए एंड गोले बी पर आवेशों की टोटल संख्या निकालें तो कितना होगा? 12 + 8 = 20। और जब गोलों को रगड़ने के बाद जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया तब कितनी संख्या हुई, तब भी देखते हैं। तो इस पर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। और इस पर भी कितने हो जाएंगे? 10, क्योंकि यहां से बच्चा कितने निकल जाएंगे? 2 निकल जाएंगे और 8 वाले को मिल जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे। तो यहां पर भी क्या होगा बेटा? 10 एंड 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जब हम आवेशन की कोई भी विधि लगाएं, चाहे वो प्रेरण विधि हो, चाहे वो चालन विधि हो, चाहे वो घर्षण विधि हो, वहां आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? फॉलो होता है। आवेशों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी, ना कभी कम होगी और ना कभी ज्यादा होगी। एनी डाउट? नोट कर लीजिए इसको फटाफट। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। वैसे तो अगर ये IIT में आता है तो 10 सेकंड में ये सवाल क्या हो जाता है? हल हो जाता है। बट कोई ना, अपन लोग 12th क्लास से यूपी बोर्ड के 12th क्लास के बेस के आधार पर करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं। सवाल कहता है 4 बिंदु आवेश Q सफिक्स में ये 2 माइक्रोकूलम, Q सफिक्स में भी -5 माइक्रोकूलम, Q सफिक्स में C प्लस का 2 माइक्रोकूलम तथा Q सफिक्स में D -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? बताइए। देखिए बच्चा, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा? सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने क्या बना लिया? वर्ग बना लिया। ये A है, ये B है, ये C है और ये आपका D है। A पर कितना है बेटा? 2 माइक्रोकूलम। B पर कितना है बेटा? -5 माइक्रोकूलम। C पर कितना है? +2 माइक्रोकूलम। और D पर कितना है बेटा? -5 माइक्रोकूलम। 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का मान कितना है बेटा? 10। यहां से यहां तक का मान कितना है? 10। यहां से यहां तक का मान कितना है? 10। क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाओं का मान क्या होता है? इक्वल। और केंद्र बिंदु ये, और ये अपन लोगों ने विकर्ण खींच दिया ऐसे दो। और वो ये कहता है इस बिंदु पर कितना आवेश है? 1 माइक्रोकूलम। और इस बिंदु को मान लेते हैं O।
वैसे तो बहुत इजी सवाल है बट थोड़ा एफर्ट लगाते हैं। अगर हम बात करें बिंदु ए व ओ के बीच बल की, तो लिख सकते हैं एफ सफिक्स में ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो एफ सफिक्स में ए बराबर के, Q1 का मान कितना बेटा 2 मान लेते हैं और इसका 1 और इसका लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। तो एफ सफिक्स में ए बराबर 2k अपॉन एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं बेटा किसकी, बिंदु सी व ओ के बीच बल की। तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ सफिक्स में सी बराबर के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। एफ सफिक्स में सी बराबर Q1 कितना बेटा 2 है, Q2 कितना है 1 एंड एक्स स्क्वायर। एफ सफिक्स में सी बराबर 2k अपॉन के स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। इससे सिद्ध क्या होता है, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 आपस में क्या है, बराबर है। अब जब बराबर होंगे तो मुझे बताओ ये भी प्लस, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो पास नहीं आएंगे, ये कहां जाएंगे बेटा, दूर जाएंगे इस प्रकार से। और जब दूर जाएंगे तो इस प्रकार से बल लगेगा और इसमें भी यहाँ क्या लगेगा, इस प्रकार से बल लगेगा। तो विपरीत बल जब हो जाएंगे तो एफ सफिक्स में ए बराबर नेट बल इनका कितना हो जाएगा बेटा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट इस वाले की बात करते हैं तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां जितना बल लगेगा उतना ही बल क्या लगेगा, यहां लगेगा। तो जब विपरीत दिशाओं में बल लगेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सफिक्स में v इज इक्वल टू एफ सफिक्स में d, और जो नेट बल होगा इनका अगर देखा जाए वो कितना आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। वर्ड इट। तो नोट कर लीजिए फटाफट, ज्यादा इसमें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, नोट करिए फटाफट इस सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो इस पे मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं बट एक बार एक और बार अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। सवाल कहता है नंबर 1, सवाल है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकांक नहीं टूट सकती है, क्यों। अच्छा एक चीज समझिए, अगर हम बात करें बच्चा टाइप ऑफ चार्ज की, किसकी बात करें बेटा, टाइप ऑफ चार्ज की। एक बच्चा कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, वो एक कहावत है ना कि एक लाइन से याद आ गई कि मौत है मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूं, मौत है मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूं, जो जंग है हक में मैं लड़ने वाला वही हूं। मौत है मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूं, जो जंग है हक में मैं लड़ने वाला वही हूं। जब तक तालियों से भर दूंगा ना स्टेडियम, खुदा कसम की मैं मरने वाला नहीं हूं। तो कहने का मीन, समझने का सेंस ये है, मेहनत करते रहिएगा, अपने ऊपर पर फोकस करिएगा। जितना आप अपने ऊपर पर फोकस करेंगे, जितना आप अपने पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपको बेटर बनना है, आपका कंपटीशन आपके खुद से है। जिस दिन आपने अपने आप को हरा दिया, सारी दुनिया को क्या कर सकते हो आप, हरा सकते हो। तो टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक बच्चा होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव। कोई कहे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आपको पता होना चाहिए। अब एक बार बात निकल के आती है कि वक्र, वक्र का मतलब होता है कि अगर हम बात करें इसके आगे और, तो एक आता है बेटा आपका
वैद्युत क्षेत्र क्या आता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र। समझते रहना, पूरी स्टोरी है ये। तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन होती है बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका बेटा क्या होता है, प्रभाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अगर इस वैद्युत क्षेत्र के परिमाण की बात आ जाए निकालने की, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक कैसी राशि है? वेक्टर है, या कह सकते हैं कैसी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ बेटा क्या होती है? दिशा भी होती है। तो जब वैद्युत क्षेत्र का हम बेटा क्या ज्ञात करते हैं? परिमाण ज्ञात करते हैं, तो हमें ज्ञात करना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करनी पड़ती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दिशा ज्ञात करते हैं तो हमें ज्ञात करना पड़ता है वैद्युत बल रेखाएं। क्या ज्ञात करना पड़ता है बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर देखा जाए। अगर हमें किसी भी वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना हो कि किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहां तक है, तो हम एक क्या मानते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। क्या मानते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। और परीक्षण जो आवेश होता है वो क्यू नॉट होता है, जो सदैव कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है? याद। अब हमें ज्ञात करना है वैद्युत बल रेखाएं कि प्लस आवेश एंड माइनस आवेश की वैद्युत बल रेखाएं क्या क्या होती हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो हुआ ये कि ये रहा आपका पॉजिटिव आवेश और ये रहा बच्चा आपका नेगेटिव आवेश। जब मैंने इसके पास में परीक्षण आवेश रखा और मैंने इसके पास में परीक्षण आवेश रखा, तो यहाँ दो घटनाएं घटित हुई। आप जानते हो परीक्षण आवेश पॉजिटिव होता है, तो जहां विपरीत चिन्ह होते हैं वहां बल लगता है कैसा? आकर्षण। और जहां समान चिन्ह होते हैं वहां बल लगता है प्रतिकर्षण। तो यहाँ वैद्युत बल रेखाएं कहां जाएंगी बेटा? दूर। इस तरीके से जब जब मैं आवेश रखूंगा तो ये कहां जाएगा? दूर जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो किस साइड निकलेंगी बच्चा? बाहर की ओर। किधर निकलेंगी? बाहर की ओर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जब जब मैं आवेश को रखूंगा तो इसमें जो बेटा वैद्युत बल रेखाएं आएंगी वो कहां आएंगी बेटा? पास की ओर आएंगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं बेटा? अनंत तक। इस प्रकार से इसीलिए सतत वक्र ये बनाती हैं। ऐसे हम मान के चलो माइनस की बात करते हैं तो माइनस से क्या होता है? ये अंदर की ओर आती है अगर देखा जाए, और ये भी क्या बनाती हैं? सतत वक्र। तो पहले सवाल का ये क्या हो गया? अपन का आंसर हो गया। अगर कोई भी पूछता तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल कहता है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चलो देखिए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी अगर हमें डायरेक्शन ज्ञात करनी हो तो बेटा क्या करना पड़ता है? तो मान के चलो ये आपकी कोई वैद्युत बल रेखा है, कर्व में, या वक्र भी बोल सकते हैं इसको। तो इसकी स्पर्श रेखा से इस प्रकार से हम जो एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यही इसकी क्या बताती है बेटा? दिशा बताती है। क्या बताती है? दिशा। जैसे मान के चलो ये एक वैद्युत बल रेखा है, तो मुझे इसकी डायरेक्शन ज्ञात करनी है। तो यहां से एक कोई बिंदु मानते हैं और एक क्या खींच देते हैं? स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो इससे इसकी डायरेक्शन या दिशा के बारे में पता चल जाता है कि ये कहां जा रही है। अब हमने एक एग्जाम्पल माना कि बेटा क्या किया अपन लोगों ने कि एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक चीज मानी कि एक वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा ये है, और दोनों वैद्युत बल रेखाओं ने, ये फर्स्ट है और ये क्या है बेटा? सेकंड है, एक दूसरे को काटा। तो मान के चलिएगा अगर हम बात करते हैं, यहां कोई बिंदु लेते हैं और इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और यहां कोई बिंदु लेते हैं और यहां स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो इसका बिंदु यही तो बना इन दोनों का। एक बात बताओ, ये कोई मार्कर है, ये एक ही साथ दोनों डायरेक्शन में गति कर सकता है क्या? कोई भी पिंड या कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज संसार की हो, क्या वो एक साथ दो डायरेक्शन में गति कर सकती है?
नहीं कर सकती। और यहाँ कितनी डायरेक्शन दिखाई दे रही हैं, एक बिंदु से 2 डायरेक्शन दिखाई दे रही हैं, 2 दिशाएं दिखाई दे रही हैं, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटे। क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया? कोई किसी बच्चे को समस्या हो कमेंट करके, ऑफलाइन ऑनलाइन कॉल जैसे भी करके बता सकता है। अपनी एनसीईआरटी की क्लासेस इसी तरीके से कंटिन्यू चलेंगी। हाँ, स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो जाता है तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से हमने 7 सवाल लगा लिए हैं उसी तरीके से और आगे जो इसमें 23 सवाल हैं उन सवालों को पूरा किया जाए और अपने फर्स्ट चैप्टर को क्या कर लिया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए। थोड़ा एक होमवर्क है तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे लोग होमवर्क पर थोड़ा ध्यान दें। होमवर्क क्या है जरा देखो। सबसे पहले जो ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैनपुरी एजुकेशन ग्रुप, उनका काम यह है कि कृपया करके आपने अगर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो 1 पेज में उस पूरे फर्स्ट चैप्टर को आप लिखने का क्या करें, प्रयास। 1 पेज जिसे हम कहते हैं 1 शॉट। क्या कहते हैं बेटा, 1 शॉट। और आप पूरे एक चैप्टर के कंटेंट को अगर आप बेटा एक पेज में ले आते हैं तो कहने का सेंस ही आपकी एक स्किल है कि आप 14 चैप्टर की पूरी बुक को 14 पेज में पेपर में ले जा सकते हैं या याद कर सकते हैं। तो कृपया करके ये करिएगा। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जरा सुनिए सभी लोग। इंफॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे मैनपुरी कंप्यूटर सेंटर से डॉल्प का कोर्स अगर करते हैं तो उनको सचिन भैया की तरफ से एक कंप्यूटर फ्री एंड CCC जिसे कहते हैं CCC भी क्या दी जाएगी आपको, बिल्कुल फ्री। एंड टाइपिंग भी आपको क्या कराई जाएगी, फ्री। तो जल्द से जल्द जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं और उनकी इच्छा है कि हमें क्या सीखना है बेटा, कंप्यूटर सीखना है, तो जल्द से जल्द वो नए बैचों को ज्वाइन करें। 3 बैच अभी चल रहे हैं। एक है आपका 12:30 से 1:20 तक, कहने का मतलब 1:30 बजे तक चलता है। और दूसरा बैच न्यू स्टार्ट हुआ है 3 से 4 और एक शाम को बेटा आपका 6 से 7। ये आपके ओनली किसके बैच हैं, डॉट के बैच हैं। CCC के लिए संपर्क करना है अगर कुछ पूछना है तो 86 30 88 1509 पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप ही के लिए किया जा रहा है रात में जग जग के। मैं चाहता हूं एनसीईआरटी का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना बचे जो आप तक ना पहुंचे, चाहे वो स्लाइड्स हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चंस को मैं क्या करवाऊंगा, हल करवाऊंगा। अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।